हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रेप ऑन। इंडियन पॉलिटी को आगे बढ़ाते हैं। पार्ट थर्ड तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, फंडामेंटल राइट्स तक। अब पार्ट फोर्थ करते हैं। पार्ट फोर्थ दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। आपके एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कोर्स कंप्लीशन के लिए जरूरी है। उसकी कुछ बहुत बेसिक बातें आपको बताता हूं। पार्ट फोर्थ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज डीपीएसपीज और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। सो आज पढ़ रहे हैं हम इंडियन पॉलिटी। पार्ट फोर्थ, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। आर्टिकल 12 to 35 fundamental rights, article 36 to 51 is DPSPs, directive principles of state policy, taken from the constitution of Ireland। कहां से लिए गए हैं? From the constitution of Ireland। DPSPs इन्हें बोलूंगा मैं DPs। What are DPs? DPs are mere suggestions for policy making। क्या है ये? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। कहने का मतलब, जब भी सरकारें पॉलिसी बनाएं तो इन डायरेक्शंस को ध्यान में रखें। These are the suggestions from the Constitution for the policy maker। जो लोग पॉलिसी बनाते हैं वो ध्यान में रखें इन प्रिंसिपल्स को। If done, the outcome of policy will be nothing but welfare of the people। इनको लिखा ही ऐसे गया है कि इनकी एप्लीकेशन से अगर कुछ पॉलिसी बनाई जाएगी, मतलब पॉलिसी का आधार अगर ये होंगे, तो पॉलिसी से निकलने वाली चीज सिर्फ और सिर्फ होगी लोगों का वेलफेयर। इनका उद्देश्य लोगों का वेलफेयर करना है। बेसिकली डीपीएसपीज आर सोशियो इकोनॉमिक राइट्स फॉर द पीपल। बेसिकली ये सोशियो इकोनॉमिक राइट्स हैं लोगों की। हेल्थ अच्छी दी जाए, बच्चों को शिक्षा दे दी जाए, वातावरण को ठीक रखा जाए, फॉरेस्ट को ठीक रखा जाए, काउ स्लॉटर ना किया जाए, मैटरनिटी बेनिफिट दिया जाए, इम्यूनाइजेशन का प्रोग्राम चलाया जाए, बच्चों के लिए टीकाकरण की योजना चलाई जाए। मोर और लेस इन चीजों पर ही बल है पार्ट फोर्थ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। तो बेसिकली दे प्रोवाइड द इंडिविजुअल्स विद सोशियो इकोनॉमिक राइट्स। वैसे देखा जाए तो फंडामेंटल राइट आर बेसिकली मोर पॉलिटिकल राइट्स एंड डीपीएसपीज आर मोर ऑफ सोशियो इकोनॉमिक राइट्स, बट दीज आर नॉन justiciable in nature। बट दीज आर नॉन जस्टिशिएबल इन नेचर। क्या मतलब? इसका मतलब यह है, फंडामेंटल राइट्स की मेन प्रॉपर्टी आपको क्या बताई थी? मैंने बताई थी कि फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिशिएबल इन कैरेक्टर, जस्टिशिएबल इन नेचर। कहने का मतलब कि अगर फंडामेंटल राइट्स आपको ना मिल रहे हो, अगर वो इंप्लीमेंट ना हो रहे हो, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 में जा सकते हैं, रिट ज्यूरिडिक्शन इन्वोक करा सकते हैं, है ना? ये होता है जस्टिशिएबिलिटी। ऑन द अदर हैंड डीपीएसपीज आर मियरली सजेशंस। मतलब अगर गवर्नमेंट इनको लागू ना करे, अगर गवर्नमेंट स्टेट इनको पॉलिसी मेकिंग में बेसिस ना बनाए, तो कम से कम कोर्ट में आप कुछ नहीं कर सकते। इनको लागू कराने के लिए हम कोर्ट का सहारा नहीं ले सकते, जैसे कि हम फंडामेंटल राइट्स के लिए ले सकते हैं। द मेन डिफरेंस बिटवीन पार्ट थर्ड एंड पार्ट फोर्थ इज दिस कि वेयर एज पार्ट थर्ड राइट्स हैं वो जस्टिशिएबल हैं. ऑन द अदर हैंड द राइट्स ऑफ
part 4 are non-justiciable. We cannot straight away go to the court of law citing that the government is not implementing this thing, right to employment, right to work, right to food, right to shelter. ये हमारे लिए सरकारें चाहे तो दे देंगी लेकिन चाहे तो ना भी दे, इसलिए ये नॉन जस्टिशिएबल है. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, दे आर नॉन जस्टिशिएबल इन नेचर. क्यों है नॉन जस्टिशिएबल? बिकॉज जब इनसे आपको वेलफेयर मिलना ही है फिर तो ये होने चाहिए थे फंडामेंटल राइट्स. तो क्यों नहीं है जस्टिशिएबल? क्योंकि इनको लागू करने के लिए चाहिए होते हैं रिसोर्सेज और टाइम. इनको पूर्णतः लागू करने के लिए संसाधन चाहिए होते हैं, समय चाहिए होता है. सभी को शिक्षा देनी है, संसाधन चाहिए, स्कूल चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, टीचर चाहिए, टीचर के लिए सैलरी चाहिए. सभी का डेवलपमेंट करना है तो नेशनल वाटर पॉलिसी बनानी पड़ेगी, एम्प्लॉयमेंट की पॉलिसी बनानी पड़ेगी, खनिज पदार्थ की पॉलिसी बनानी पड़ेगी, एग्रीकल्चर के लिए पॉलिसी बनानी पड़ेगी, है ना. इन सब के लिए देश में संसाधन होने जरूरी हैं और संसाधन समय के साथ बढ़ते हैं, एकदम नहीं होते. अगर इनको जस्टिशिएबल बना दिया गया होता जैसे कि फंडामेंटल राइट्स, तो फिर ये कोर्ट में इन्वोक होने के लायक हो जाते और सरकार इनको ना दे पाती. इसमें सरकार की गलती नहीं होती. इसलिए सोचा ये संविधान निर्माताओं ने कि जैसे जैसे डेवलपमेंट होता जाए हम इनको लागू करते चले जाएं, इसलिए इनको रखा गया है नॉन जस्टिशिएबल. इसका मतलब ये नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है बट नॉट ऑफ द लेवल ऑफ फंडामेंटल राइट्स. ये टेक्निकल डिफरेंस है. अदरवाइज पार्ट 3 भी इंपॉर्टेंट है और पार्ट 4 भी इंपॉर्टेंट है. ये है नेचर ऑफ डीपीएसपी. अब इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट देखिए आप जो एग्जाम में टकरा जाए. कोल इंडिया वगैरह में तो इतना आएगा ही नहीं, यूपी पीसीएस में भी इतना नहीं आएगा, लेकिन इन जनरल आप बेसिक चीजें जान लीजिए. फीचर्स मैंने आपको बता दिए. इंपॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ डीपीएसपी. आर्टिकल 39 शुरू हो रहे हैं आर्टिकल 36 से. आर्टिकल 36 में है डेफिनेशन ऑफ स्टेट, जैसे फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 12 में है डेफिनेशन ऑफ स्टेट, या 36 में है. 37, 38 में मैंने आपको बताया कि ये वेलफेयर ओरिएंटेड है, ये भारत को एक वेलफेयर स्टेट बनाते हैं और नॉन जस्टिशिएबल है. जो मैंने आपको इससे पहले बताया वो 37, 38 का ही मसाला है. अब 39 में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट. स्टेट should make policy in such a way that small a there is adequate means of livelihood for all. There is adequate means of livelihood for all. 39 का स्मॉल ए. सरकारें अपनी पॉलिसीज कुछ ऐसे बनाएं ताकि सभी लोग, मैन एंड वीमेन, कैन अर्न सफिशिएंट फॉर देयर डिग्निफाइड एग्जिस्टेंस. मतलब इस तरीके की योजना बनाई जाए, पॉलिसी बनाई जाए ताकि सभी लोग अपने जीवन यापन के लिए पर्याप्त पैसा पैदा कर पाए. सोर्सेज ऑफ लाइवलीहुड एडिकेट होने चाहिए, कुछ ऐसी पॉलिसी बनाई जाए. स्मॉल बी. मटेरियल रिसोर्सेज आर यूज्ड फॉर ग्रेटेस्ट कॉमन गुड. जो देश के भौतिक संसाधन हैं उनका इस्तेमाल कुछ ऐसा हो कि उनसे निकलने वाला फायदा ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचे. हम नेशनल मिनरल पॉलिसी बनाएं, वाटर पॉलिसी बनाएं, एग्रीकल्चर पॉलिसी बनाएं, इकोनॉमिक पॉलिसी बनाएं. जो भी देश के संसाधन हैं, चाहे हम वो 5G का आवंटन करें, 2G वेव्स का आवंटन करें या कोल का आवंटन करें, देश की जितनी संसाधन हैं उनका इस्तेमाल कुछ ऐसे हो कि उनसे निकलने वाला फायदा ज्यादाओं के पास पहुंचे. कम का नहीं, ज्यादाओं का ध्यान रखना चाहिए. स्मॉल बी. देयर शुड बी नो
concentration of wealth in few hands there is no concentration of wealth in few hands. इकोनॉमिक पॉलिसी ऐसे बनाएं कि पैसा कुछ ही हाथों में सिमट के ना रह जाए, पूंजीवाद पे सिस्टम ना करे, समाजवाद पे करे. देयर इज नो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन फ्यू हैंड्स. ऐसा ना हो एक ही व्यक्ति के पास पैसा आ जाए, बाकी के पास ना पहुंचे. कुछ ऐसा करे कि पैसा सबके पास हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन पैसे का रहे, वर्टिकल फ्लो ना हो. देयर इज नो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन फ्यू हैंड्स. देयर शैल बी इक्वल पे फॉर equal work. There shall be equal pay for equal work. ये आपके बहुत पहले पीयूसी एग्जाम में आ चुका है. इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फंडामेंटल राइट है या डीपीएसपी है? तो आपका आंसर है डीपीएसपी है. स्मॉल ए बी सी डी 39A मतलब जो पॉलिसी बनानी है उनके आधार कुछ ऐसे होने चाहिए. 39 में कुछ ये डायरेक्शंस दिए गए हैं. ई और एफ भी है. ई और एफ में एग्जेंट करता हूं, आपके लेवल के लिए नहीं है इतना. ई और एफ में दे रखा है कि जो बड़े बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो, उन्हें वो काम ना करना पड़े जो उनकी एज को सूट नहीं करता. और एफ में दे रखा है कि बच्चों का डेवलपमेंट अच्छे माहौल में होना चाहिए, डिग्निफाइड कंडीशंस में होना चाहिए, उनका ध्यान रखा जाए. ई और एफ आपके एग्जाम के लिए ई और एफ ज्यादा है, तो ये चारों याद रखेंगे कि देयर इज एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर ऑल. मटेरियल रिसोर्सेज आर यूज्ड फॉर द ग्रेटेस्ट कॉमन गुड. There should be no concentration of wealth in few hands and there shall be equal pay for equal work. 39 आर्टिकल में ये सब बोल रखा है. ये आपकी एकेडमिक नॉलेज के लिए है, अंडरस्टैंडिंग में मदद करेंगे. एग्जाम में भी कभी कभी आ जाते हैं और आ भी सकते हैं. 39 स्मॉल ए एडेड बाई 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976. 39 small a equal justice and free legal aid. Equal justice and free legal aid. 39 capital A 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में जो पास हुआ था उससे जुड़ा था. ये भी पूछ लिया जाता है. सबको मिले समान न्याय, इक्वल जस्टिस. और इक्वल जस्टिस जो गरीब हैं, जिनके पास वकील करने के संसाधन नहीं है, उनको जस्टिस मिलने की ना मिलने की वजह कम से कम उनकी गरीबी ना होनी चाहिए. इसलिए उद्देश्य है इक्वल जस्टिस. और इक्वल जस्टिस देने के लिए जहां तक हो सके सरकार अवेलेबल कराए क्या? फ्री लीगल एड. इसका मतलब हर जज की ये ड्यूटी है कि वो सामने वाले व्यक्ति से पूछेगा क्या आप अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं. तो जो लोग वकील हायर नहीं कर सकते हैं, सरकार उनको वकील का इंतजाम करके देती है. न्याय सबके लिए बराबर हो और न्याय मिलने की वजह ना मिलने की वजह कम से कम गरीबी नहीं होनी चाहिए. जहां तक हो सकता है सरकारें फ्री लीगल एड देने की कोशिश करती हैं. न्याय मित्र स्कीम चली है गवर्नमेंट की, प्रो बोनो पब्लिक स्कीम चली है गवर्नमेंट की. काफी हद तक गवर्नमेंट कोशिश करती है कि हम वकील अवेलेबल करा सकें. जैसे आतंकवादी था पाकिस्तान का जिसने बॉम्बे में अटैक किया था, अब उसको कोई वकील तो भारत में मिल नहीं सकता था, तो भारत सरकार ने उसको वकील दिया कि अपने आप को डिफेंड करो, सुप्रीम कोर्ट तक डिफेंड करो. उसको वकील दिया भारत सरकार ने ताकि वो अपने आप को डिफेंड कर पाए. और डिफेंड उसने किया तो उसमें वो हार गया, उसको डेथ सेंटेंस दे दिया गया. तो सरकार ने वकील दिया. तो जहां तक अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, सरकार कोशिश करेगी कि आपको फ्री लीगल एड दे ताकि आपको मिले इक्वल जस्टिस. आर्टिकल 40 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत so that they become units of local self government. याद करेंगे इंपॉर्टेंट आर्टिकल. कौन से आर्टिकल में पंचायती राज सिस्टम को डेवलप करने की बात की गई है? आप बोलेंगे आर्टिकल 40 में. स्टेट शैल ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत. क्यों? सो दैट दे बिकम द यूनिट्स ऑफ व्हाट? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट.
कई बार आ जाता है किस आर्टिकल में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात की गई है, आप बोलेंगे आर्टिकल 40 में। आर्टिकल 40 में पंचायती राज सिस्टम डेवलप करने का डायरेक्शन दिया गया है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, आर्टिकल 40। अब आर्टिकल 40 पर काम होना शुरू हुआ और गवर्नमेंट ने अपॉइंट की बलवंत राय मेहता कमेटी। बलवंत राय मेहता कमेटी ने रिकमेंडेशन दी कि सरकार को पंचायती राज सिस्टम डेवलप करना चाहिए एज अ 3-tier सिस्टम। द गवर्नमेंट, बलवंत राय मेहता कमेटी वॉज अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट कि बताइए कैसे आर्टिकल 40 पे काम करे, कैसे विलेज पंचायत डेवलप करे। तो बलवंत राय मेहता कमेटी ने रिकमेंडेशन दी कि पंचायतों का डेवलपमेंट 3 लेवल पे करना चाहिए, 3-tier सिस्टम। हर गांव में हो विलेज पंचायत, कई सारे गांव के ऊपर हो पंचायत समिति, और पूरे शहर में जितनी पंचायत हैं उनकी पंचायत का नाम जिला परिषद। 3-tier सिस्टम किसने बताया? बलवंत राय मेहता कमेटी। दिस इज आस्क्ड। तो उन्होंने कहा हर ग्राम में हो ग्राम पंचायत, विलेज पंचायत बोल देते हैं, कई सारी विलेज पंचायतों की पंचायत, पंचायत समिति, ब्लॉक लेवल की पंचायत, और जिले में जितनी पंचायतें हैं उनकी पंचायत जिला परिषद। बलवंत राय मेहता कमेटी ने इस रिकमेंडेशन दे दी। इसके बेस पे काम होना शुरू हुआ और 1959 में राजस्थान के नागौर जिले में पहली पंचायत शुरू हुई। 1959 अक्टूबर 1959 फर्स्ट पंचायत वॉज स्टार्टेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ नागौर इन राजस्थान 1959। पंचायती राज सिस्टम शुरू हो गया, चलने लगा, 3-tier सिस्टम पे काम होने लगा, लेकिन अभी भी कोई पूरी योजना बन नहीं पाई थी। और कमेटी आई, अशोक मेहता कमेटी आई, हनुमंता राव कमेटी आई, जीवीके राव कमेटी आई, LM सिंघवी कमेटी आई, बहुत सारी कमेटी है। अशोक मेहता कमेटी और इंपॉर्टेंट थी। अशोक मेहता कमेटी ने कहा इट शुड बी 2-tier सिस्टम। बलवंत राय मेहता ने कहा इट इज 3-tier सिस्टम। अशोक मेहता ने कहा इट शुड बी 2-tier सिस्टम। दिस वे बहुत सारी कमेटीज आई। फाइनली ये याद करना है, नागौर जिले में पहली पंचायत शुरू हुई और राज्य भी इस पे काम करते रहे। फाइनली इन 1992 पार्लियामेंट पास्ड 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। फाइनली पंचायत की योजना बन ही गई और 1992 में संशोधन हुआ संविधान में। 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 नरसिम्हा राव के समय पास किया गया। इसने ऐड किया पार्ट 9th एज पंचायत एंड शेड्यूल 11 एज लिस्ट ऑफ पंचायत्स। मतलब पार्ट 9th वेकेंट पड़ा था, उसको नाम दिया गया पंचायत्स। आर्टिकल 243 to 243O पंचायत, और साथ साथ शेड्यूल जोड़ा गया। ओरिजिनली 8 शेड्यूल थे, फिर ये 11वां शेड्यूल 9-10 बीच में हुए, 11वां शेड्यूल ऐड हुआ। 29 सब्जेक्ट हैं, मुद्दे हैं जिन पे काम करेंगे कौन? पंचायत। अब इसी में पार्ट 9th में लिखा हुआ है कि इस तरीके से इलेक्शन होगा, 5 साल की ड्यूरेशन होगी, इलेक्शन कमीशन होगा स्टेट के लिए, फाइनेंस कमीशन होगा, कौन एलिजिबल है इलेक्शन लड़ने के लिए, एक्सेट्रा, क्या पंचायत के काम हो सकते हैं, किन एरिया से पंचायत काम करेंगे, दिया है शेड्यूल 11 में। इसी तरीके से इन द सेम सेशन पार्लियामेंट पास्ड 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 and added part 9th capital A as municipalities and schedule 12 as list of areas on which municipalities shall work।
लिस्ट ऑफ एरियाज ऑन विच म्युनिसिपैलिटी शैल वर्क। इस तरीके से आर्टिकल 40 का उद्देश्य पूरा किया गया और जुड़ गई संविधान में अर्बन लोकल गवर्नमेंट एंड रूरल लोकल गवर्नमेंट। मतलब जो एक आर्टिकल था आर्टिकल 40 वो बन गया दो पूरे पार्ट। मतलब अल्टीमेटली पंचायतों को म्युनिसिपैलिटियों को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया। एलएम सिंघवी कमेटी ने कहा जब तक इन्हें आप संविधान में नहीं लेंगे तब तक इन पे काम नहीं हो पाएगा। इस तरीके से दो पूरे के पूरे पार्ट जुड़ गए। पार्ट 9 थे एंड पार्ट 9। पार्ट 9 डील्स विद पंचायत। आर्टिकल 243 to 243 कैपिटल O is this. आर्टिकल 243P to आर्टिकल 243ZG is म्युनिसिपैलिटीज। म्युनिसिपैलिटी के लिए 18 सब्जेक्ट दिए गए हैं। इन पे काम कर, जैसे यूनियन लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट होती है, ऐसे ये म्युनिसिपैलिटी की लिस्ट है जो अर्बन लोकल गवर्नमेंट है, शहर की सरकार है, और पंचायत उनके सब्जेक्ट्स पे काम करेगी। ये पंचायत की लिस्ट है और ये रूरल लोकल गवर्नमेंट है। इसलिए शुरू हो गया पंचायती राज सिस्टम। आर्टिकल 243 to आर्टिकल 243 कैपिटल O is this, and आर्टिकल 243P to आर्टिकल 243ZG is म्युनिसिपैलिटीज। आर्टिकल 243 चलेगा। ये कहलाता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ये अर्बन लेवल पर है, ये रूरल लेवल पर है। नरसिम्हा राव के समय पूरी तरीके से स्टैब्लिश हो गया था पंचायती राज सिस्टम। क्लियर? ये लागू हो गए 1993 1994 में। इन पर और काम होना शुरू हुआ और पूरी कोशिश की जाती है कि ये अपना काम करते चलिए। दिस इज द थर्ड टियर ऑफ डेमोक्रेसी। तो भारत में डेमोक्रेसी के कितने लेवल हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड देन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ऑल्सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन और ग्रास रूट लेवल ऑफ डेमोक्रेसी और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ये डिफरेंट नाम है पंचायती राज सिस्टम के। किस कमेटी ने रिकमेंडेशन सबसे पहले दी थी? बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, जीवीके राव कमेटी, एलएम सिंघवी कमेटी, लाइक दिस। फाइनली स्टेब्लिश हो गया पंचायती राज सिस्टम। आर्टिकल 40 के डायरेक्शन पे काम हुआ और अब पूरी तरीके से काम करता है पंचायती राज सिस्टम। इस आर्टिकल 40 और से संबंधित बातें। 24 अप्रैल को मनाया जाता है पंचायती राज डे। 24 अप्रैल को मनाया जाता है पंचायती राज डे, 24 अप्रैल। आर्टिकल 41 राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस in case of old age, sickness, स्टेट प्रोवाइड करे राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन एंड राइट टू गवर्नमेंट सहायता इन केस ऑफ ओल्ड एज पीपल, इन केस ऑफ सिक पीपल, इन केस ऑफ डिसेबल्ड पीपल, लाइक दिस। जहां तक हो सके लोगों को सरकार की तरफ से सहायता दी जाए जो बुजुर्ग हो गए हैं, जो बीमार हैं, डिसेबलमेंट है। और आर्टिकल 41 को लागू करने के लिए बहुत सारी स्कीम्स चला करती है, जैसे कि राइट टू वर्क में महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट व्हाट गारंटी क्या एक्ट। इट इज द फर्स्ट पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया by which government tries to give people right to work as a matter of guarantee by passing a law। ये कोई स्कीम नहीं है जो गवर्नमेंट ने बना दी है, ये पार्लियामेंट में एक लॉ पास हुआ है। सबसे बड़ी एम्प्लॉयमेंट की स्कीम भारत में मनरेगा, पहले नाम था नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये बाकायदा एक्ट के तौर पे पास हुआ है मनरेगा। 15 साल हो चुके हैं मनरेगा की।
इसमें जो अनस्किल्ड लेबर है गांव में, किसी भी फैमिली की अनस्किल्ड लोगों को 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट की गारंटी सरकार देने की कोशिश करती है। पंचायतों से ये रोजगार दिया जा सकता है। द ग्रेटेस्ट पॉलिसी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया सो फार इज महात्मा गांधी नरेगा, और एग्जाम्पल दे रहा हूं इस राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। ओल्ड एज की तो बहुत सारी स्कीम चला करती हैं भारत में, सिकनेस के लिए, डिसेबलमेंट के लिए, आयुष्मान भारत है ना, हॉस्पिटल जाके इलाज करा सकते हैं। ओल्ड एज पेंशन स्कीम वगैरह हुआ करती हैं बहुत सारी। डिसेबलमेंट में भी बहुत सारे दिव्यांग की योजना बनाया करती है गवर्नमेंट। आर्टिकल 41 कुछ इस तरीके से होता है। आर्टिकल 43, स्टेट शुड मेक पॉलिसी फॉर वर्कर्स, एग्रीकल्चरल और इंडस्ट्रियल। दे उनको लिविंग वेज और डेवलप करे कॉटेज इंडस्ट्री। बस समझ लीजिए 43 में स्टेट वर्कर्स के लिए काम करे, वर्कर्स चाहे एग्रीकल्चरल हो या इंडस्ट्रियल हो, उनके लिए योजना बनाए, स्ट्रक्चर ऐसा बनाए कि उनको लिविंग वेज मिल जाए। लिविंग वेज का मतलब होता है मिनिमम वेज से थोड़ा सा ऊपर, कम से कम इतनी तनख्वाह तो मिले ताकि वो अपने जीवन यापन के साथ साथ अपनी सोशल सिक्योरिटी, हेल्थ के लिए भी काम कर सके, अपने बच्चों की शिक्षा, अपने बच्चों की एजुकेशन। सिर्फ रोटी पानी कपड़ा मकान से कुछ नहीं, इसके अलावा हेल्थ एजुकेशन पे भी काम हो सके, इसे कहते हैं लिविंग वेज। और कोशिश करे कि डेवलप हो जाए कॉटेज इंडस्ट्री। आर्टिकल 43 में ये डायरेक्शन है कि सरकार ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वगैरह ये कॉटेज इंडस्ट्री पे काम कर सकती है, इसकी तरफ योजना बनाए। आर्टिकल 43। आर्टिकल 43 कैपिटल ए एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 स्टेट शैल इंश्योर participation of workers in the management of industries. Participation of workers in the management of industries. Participation of workers in the management of industries. इसको ऐसे याद कर लीजिए, ऐसी पॉलिसी बनाए ताकि वर्कर्स का पार्टिसिपेशन हो इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। उनको सुने बिना कंपनियां बंद ना की जाएं, वर्कर्स को प्रॉफिट में से भी कोई शेयर मिलना चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। आर्टिकल 44 implementation of uniform civil code. Implementation of uniform civil code, ये आपको याद करना है। सरकार पूरी कोशिश करे कि देश में लागू हो जाए यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी। सामान ये जो यूनिफॉर्म लॉ, क्रिमिनल लॉ सबके लिए देश में एक से हैं, सिविल लॉ सबके लिए एक से नहीं है। कुछ समुदाय अपने जीवन यापन के, अपने जीवन के मुद्दों के लिए, शादी ब्याह के लिए, डिवोर्स के लिए, प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस के लिए, बच्चों को गोद लेने के लिए अपने पर्सनल लॉ से गवर्न होते हैं। तो संविधान का डायरेक्शन है कि हो सके तो सभी के लिए सिविल लॉ भी एक सा हो जाए जैसे कि क्रिमिनल लॉ एक सा है। इसलिए आर्टिकल 44 में डायरेक्शन है कि होना चाहिए यूनिफॉर्म सिविल कोड। शाहबानो केस 1986 का संबंध किससे है? यूनिफॉर्म सिविल कोड। शाहबानो केस 1986 का संबंध है यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो होना चाहिए यूनिफॉर्म सिविल कोड। जैसे ट्रिपल तलाक पे काम कर दिया गया, तो कोशिश है सबके लिए एक सा कानून बनाने की। तो आर्टिकल 44 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने की कोशिश की जाए। सिर्फ गोवा में है यूनिफॉर्म सिविल कोड, अभी भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है। डायरेक्शन है आर्टिकल 45, स्टेट शैल प्रोवाइड एजुकेशन टू चिल्ड्रन between the age of 6 to 14 years. State shall provide education for children फोर्टी वन में मैंने बताया आपको, है ना, कि राइट टू एजुकेशन होनी चाहिए। आर्टिकल 45 डायरेक्ट आर्टिकल है जिसमें बच्चों की एजुकेशन के लिए काम किया जाए, और इस पे काम किया गया तो फिर आपको याद होगा आर्टिकल 21A मैंने बताया था आपको, आर्टिकल 21A में जो जोड़ा गया था 86 अमेंडमेंट एक्ट से, तो आर्टिकल 45 का डायरेक्शन, आर्टिकल 21 कैपिटल ए, इन सबको मिलाकर बनी एक राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, जो सर्व शिक्षा अभियान चल रहा था उसी को आगे बढ़ाया गया, और राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, तो राइट टू एजुकेशन इज नाउ अ लीगल अधिकार, लॉफुल अधिकार है। अब इस एक्ट के नाते बच्चों को शिक्षा दी जानी है। आर्टिकल 21A कहता है 6 to 14 तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार है, फंडामेंटल राइट। डायरेक्टिव प्रिंसिपल कहता है कि ये योजना होनी चाहिए, ऐसी कोशिश करनी चाहिए। तो जब संसाधन पूरे हुए तो हमने डीपीएसपी को क्या बना दिया था, फंडामेंटल राइट। तो राइट टू एजुकेशन इज यहां से निकलता है आर्टिकल 45 से। तो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 जो 2009 में हुआ 1 अप्रैल 2010 से लागू हो गया था। आर्टिकल 45 का फुलफिलमेंट है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, और आर्टिकल 21 कैपिटल ए का भी फुलफिलमेंट है, उससे डायरेक्टली निकलता है वो, क्योंकि वो हो गया फंडामेंटल राइट। तो आपसे पूछे कि राइट टू एजुकेशन कैसा राइट है, तो आप बोलेंगे राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट भी है क्योंकि 21 कैपिटल ए से निकलता है, और राइट टू एजुकेशन लीगल राइट भी है क्योंकि ये कानून से निकलता है। वो अधिकार जो कानून से निकलते हैं वो लीगल राइट, वो अधिकार जो पार्ट 3 से निकलते हैं वो कहलाते हैं फंडामेंटल राइट। तो राइट टू एजुकेशन इज बोथ अ फंडामेंटल राइट and it also is implied from article 21 capital A. It is also a legal right because it is also implied from article 20 right to education act 2009, which can be also understood from the language of article 45. तो दो तरीके के अधिकार होते हैं, फंडामेंटल एंड लीगल। जो फंडामेंटल है वो पार्ट 3 से निकलते हैं, बाकी सारे अधिकार जो नॉन फंडामेंटल है बाकी संविधान के पार्ट से निकलते हैं, जिसके लिए कानून बनाना पड़ता है, उन्हें कहते हैं लीगल राइट। तो मनरेगा कैसा राइट है, लीगल राइट है। राइट टू एजुकेशन कैसा राइट है, लीगल राइट है। फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 कैसा राइट है, फूड राइट टू फूड कैसा राइट है, लीगल राइट है, फंडामेंटल राइट नहीं है। तो आर्टिकल 45 आर्टिकल 46 स्टेट शैल मेक पॉलिसीज for weaker sections and SCs and STs। आर्टिकल 46 स्टेट पॉलिसी बनाए किनके लिए, सोसाइटी के वीकर सेक्शंस के लिए, इंक्लूडिंग SCs एंड STs के लिए। वो जो हमने EWS कैटेगरी बनाई है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, उसका एक ओरिजिन आर्टिकल 46 भी हुआ करता है। स्टेट शैल मेक पॉलिसीज फॉर वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, पर्टिकुलरली SCs एंड STs, इनके लिए भी काम किया जाए। आर्टिकल 46। आर्टिकल 48 स्टेट शैल ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन modern and scientific lines। Article 48 important, state shall organize agriculture and pashu palan on modern and scientific lines and prohibit
slaughter of cows and try to prohibit slaughter of cows. गाय का वध न किया जाए। तो स्टेट कोशिश करे कि एग्रीकल्चर और पशुपालन को मॉडर्न और साइंटिफिक लाइंस पर ऑर्गेनाइज किया जाए और प्रोहिबिट करे स्लॉटर ऑफ काउस एंड अदर मिल्क कैटल्स। वो कैटल, वो काउस जो दूध देने योग्य हैं, उनका स्लॉटर ना किया जाए। आर्टिकल 48, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 48, एग्रीकल्चर और पशुपालन मॉडर्न तरीके से ऑर्गेनाइज किए जाए ताकि इससे निकलने वाला बेनिफिट ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि मोर देन 60% ऑफ पॉपुलेशन स्टिल आर ड्राइंग देयर सस्टेनेंस फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। इस दिशा में काम हुआ और 1965 में सबसे बड़ा जो प्रोग्राम भारत में शुरू हुआ था दैट वाज ग्रीन रिवॉल्यूशन। 1965 में एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने के लिए ग्रीन रिवॉल्यूशन शुरू हुआ। हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, इरिगेशन एंड फर्टिलाइजर्स, जो कि अब नेगेटिव रोल प्ले कर रहे हैं, उस समय इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि बहुत बड़ी पॉपुलेशन भारत की थी। अगर हम एग्रीकल्चर को इम्प्रूव नहीं करेंगे तो प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी। तो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए शुरू हुआ था भारत में 1965 में ग्रीन रिवॉल्यूशन। अमेरिका ने गेहूं की सप्लाई भारत को बंद कर दी थी। 1965 में पाकिस्तान वॉर हुई थी, तो अमेरिका से पब्लिक लॉ PL 480 प्रोग्राम के तहत अमेरिकन पार्लियामेंट ने हमको गेहूं दिया था, वो बंद हो गई थी सप्लाई। तो भारत में शुरू हुआ ग्रीन रिवॉल्यूशन। तीन चीजें की इंट्रोड्यूस हुई थी। हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, इरिगेशन प्रैक्टिसेस इंप्रूव की गई और फर्टिलाइजर्स इनको दिया गया। तो लगभग 5 गुना ज्यादा खेती उपज उसी खेत से होने लगी थी और भारत फूड सफिशिएंसी की तरफ उन दिनों बढ़ने लगा था। ग्रीन रिवॉल्यूशन, जिसके फादर कहे जाते हैं नॉर्मन बोरलॉग, ये उनका आइडिया था ग्रीन रिवॉल्यूशन। वो इंडिया भी आए थे इसको कराने के लिए और इसको भारत में कराया था डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने। डॉक्टर MS स्वामीनाथन। तो फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन द वर्ल्ड इज नॉर्मन बोरलॉग एंड MS स्वामीनाथन इज द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। भारत में फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कहा जाता है डॉक्टर MS स्वामीनाथन को, वैसे ये इट वॉज नॉर्मन बोरलॉग जिन्होंने ये किया था। भारत भी आए थे 70s में और फिर यहाँ पर काफी काम हुआ और काफी डेवलपमेंट होने लगा। वही हो पाया जहां इरिगेशन प्रैक्टिसेस ज्यादा थी, पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी, वहां पर इसका बहुत इस्तेमाल हुआ। लेकिन पानी इतना निकाल लिया गया, फर्टिलाइजर्स इतने डाल दिए गए कि वहां का सॉइल भी कंटामिनेट हो गया है। इसलिए वहां पर पंजाब तो खासतौर से कैंसर की कैपिटल कहा जाता है, बिकॉज वहां के सॉइल में बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर्स डाले गए हैं ताकि प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो जाए और पानी की कमी वहां काफी होने लगी है। तो इसके नेगेटिव इफेक्ट्स आने लगे हैं। इसीलिए नई गवर्नमेंट ने बोला है होना चाहिए एवरग्रीन रिवॉल्यूशन। डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने कंसेप्ट दिया है एवरग्रीन रिवॉल्यूशन, मतलब सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हो। सस्टेनेबल इस तरीके से सॉइल का इस्तेमाल करें, पानी का इस्तेमाल करें एग्रीकल्चर में, ताकि आगे आने वाली पीढ़ियों को भी मिलता रहे। ये कंसेप्ट कहलाता है एवरग्रीन रिवॉल्यूशन। ही इज ऑल्सो कॉल्ड फादर ऑफ एनवायरमेंटल इकोलॉजी। MS Swaminathan is also called father of environmental ecology. He has given the concept of evergreen revolution, that is sustainable agriculture. ऐसी प्रैक्टिसेस करें ताकि संसाधन हमारे खत्म ना हो, डेप्लीट ना हो। तो शुरू हो गया था ग्रीन रिवॉल्यूशन। सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन नई सरकार ने किया ईस्टर्न इंडिया में। ये तो गेहूं पे ज्यादा हो पाया, तो ईस्टर्न इंडिया में जो हुआ उसे कहते हैं सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन। जो अब ईस्टर्न इंडिया में होगा, ये वेस्टर्न इंडिया में ज्यादा हुआ जो गवर्नमेंट ने कहा। तो दिस इज एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने का तरीका। स्टेट शैल ऑर्गेनाइज दिस एनिमल हस्बेंड्री। तो गोकुल ग्राम है ना, गोकुल ग्राम काऊ की ब्रीडिंग के लिए काम किया गया। कल अखबार में हिंदू में आया कि देसी जो इंडियन काउज हैं उनको ब्रीड इंप्रूव करने के लिए गवर्नमेंट काम करेगी, कर ही रही है। इस तरीके से गोकुल ग्राम योजना, कामधेनु योजना है ना, कामधेनु योजना जिसमें कामधेनु सेंटर्स बने हैं। तो ये सब आर्टिकल 48 से समझे जा सकते हैं।
आर्टिकल 48 एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री को इंप्रूव किया जाए ताकि ज्यादा लोगों का भला हो पाए, क्योंकि ज्यादा लोग अपना सस्टेनेंस इनसे ही ड्रॉ करते हैं। 48 कैपिटल ए एडेड बाई 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। प्रोटेक्शन ऑफ environment, forest and wildlife। बस याद कर लीजिए 48 कैपिटल ए में डायरेक्शन है संविधान की तरफ से कि सरकार काम करे ताकि एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट हो, फॉरेस्ट प्रोटेक्ट हो, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्ट हो। इसके लिए गवर्नमेंट बहुत सारी योजनाएं, बेइंतहा योजना चल रही है एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन की। पेरिस क्लाइमेट ट्रीटी हमने साइन की है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन लॉ हमारे एक्ट बना हुआ है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 के बने हुए हैं, बहुत सारी योजनाएं। फॉरेस्ट के लिए प्रोटेक्शन एक्ट बना हुआ है, वाइल्ड लाइफ के लिए बहुत सारे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 बना है। तो गुड नंबर ऑफ लॉज एंड पॉलिसीज आर देयर बाय विच द गवर्नमेंट इज वर्किंग टुवर्ड्स प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। आर्टिकल 48 कैपिटल ए एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट। आर्टिकल 49 छोड़ दीजिए, सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। 49 में बोला गया है कि सरकारें, स्टेट काम करे ताकि जो हमारे हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, हिस्टोरिकल मास्टरपीसेस हैं, वो कंजर्व हो पाए। जितनी हमारी हेरिटेज है, विरासत है, उसको रख रखाव करने के लिए योजना बनाई जाए। तो बहुत सारी योजनाएं हैं गवर्नमेंट की। प्रसाद स्कीम है, हृदय योजना है, हेरिटेज सिटी ऑगमेंटेशन योजना है, बुद्धा सर्किट, इस तरीके से बहुत सारे टूरिस्ट सर्किट बनाए गए हैं। तो 49 का पर्पज है कि हिस्टोरिकल जितनी प्लेसेस हैं, आर्टिस्टिक प्लेसेस हैं, आर्टिस्टिक मानी चीजें हैं, इनको रख रखाव करने की कोशिश की जाए। आर्टिकल 50 है सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, मतलब सरकार और जुडिशरी के बीच में सेपरेशन रखा जाए ताकि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर चेक रख सके। दोनों सरकार के हाथ में जुडिशरी हो जाएगी तो जुडिशरी ठीक से काम नहीं कर पाएगी, हमारे पास नहीं होगी इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बेस्ट एप्लीकेशन ऑफ डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स। इसलिए कोशिश की जाए कि लॉ बनाया जाए जिसमें जुडिशरी अलग है और सरकार अलग है। आर्टिकल 50 एंड आर्टिकल 51 प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस। प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस मतलब हमारी फॉरेन पॉलिसी कुछ ऐसी बने, संविधान कह रहा है स्टेट से, स्टेट अपनी फॉरेन पॉलिसी कुछ ऐसे बनाए कि इंडिया शुड ऑल्सो बी अ कंट्रीब्यूटर टुवर्ड्स एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वर्ल्ड पीस। ऐसे कोशिश करें कि और देशों के साथ हमारे संबंध अच्छे हों। अगर दो देशों के बीच में प्रॉब्लम है तो हम मिलजुल के बातचीत करके इसे सुलझाने की कोशिश करें। भारत ने जो जो ट्रीटी साइन की हैं वर्ल्ड में यूएनओ के साथ और देशों के साथ, उन्हें क्रियान्वित करने की कोशिश करें। तो अल्टीमेट उद्देश्य मतलब फॉरेन पॉलिसी की पॉलिसी बनाने का जो बेसिस है वो है आर्टिकल 51, सो दैट इंडिया शुड प्रमोट इंटरनेशनल पीस और देशों के साथ संबंध अच्छे रखे जाएं, शुड बी पार्ट ऑफ आवर फॉरेन पॉलिसी। So this is part 4th of the constitution, that is directive principles of state policy। ये कहलाता है पार्ट 4th। आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 जितने इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बताए हैं। अब इफ फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीज में एनी कंफ्लिक्ट, कोर्ट के सामने प्रॉब्लम गई कि अगर फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो किसको हम ज्यादा इंपॉर्टेंस दें। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वैसे तो पार्ट 3 में और पार्ट 4 में कोई कंफ्लिक्ट नहीं है। पार्ट 3 के आर्टिकल जस्टिशिएबल हैं, पार्ट 4 के नॉन जस्टिशिएबल नहीं है, लेकिन वो टेक्निकल वजह से रखा गया है क्योंकि
पार्ट 4 के राइट्स, इकोनॉमिक सोशियो इकोनॉमिक राइट्स हैं, उनके लिए संसाधन चाहिए होते हैं। दोनों पार्टों का उद्देश्य एक ही है, दोनों वेलफेयर ऑफ लोगों के लिए काम करते हैं। इनके बीच में कंफ्लिक्ट वैसे तो नहीं है, लेकिन फिर भी हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा फंडामेंटल राइट्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एक्सेप्ट आर्टिकल 39 स्मॉल बी एंड 39 स्मॉल सी। ये आपको सिर्फ समझाने के लिए। इन जनरल अगर फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी लागू कर रहे हैं, इनमें कोई कंफ्लिक्ट आ जाए, तो अगर कंफ्लिक्ट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आ जाए तो फंडामेंटल राइट्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। लेकिन अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल 39 स्मॉल बी और सी वाले हैं तो फिर फंडामेंटल राइट इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या इंपॉर्टेंट है? डीपीएसपी। और 39 बी क्या है? मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी शैल बी यूज फॉर ग्रेटेस्ट कॉमन गुड। और सी है देयर शुड बी नो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन फ्यू हैंड्स। मतलब इन दोनों के लिए अगर कोई योजना बनाई जाए, उनको लागू करते हुए कोई फंडामेंटल राइट वॉलेट होता है आर्टिकल 19 से आर्टिकल 14, तो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर अदरवाइज है तो फंडामेंटल राइट्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन डीपीएसपी। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा मिनर्वा मिल्स केस में 1980 में। इन मिनर्वा मिल्स केस सुप्रीम कोर्ट सेड दैट वैसे तो कोई कंफ्लिक्ट नहीं है, बट फंडामेंटल राइट्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन डीपीएसपी, अदरवाइज बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। ये दोनों मिलकर काम करते हैं। आपकी पॉलिसी मेकिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, संविधान में इनकी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी निकल आए तो फंडामेंटल राइट्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन एक्सेप्ट आर्टिकल 39 बी एंड सी। मिनर्वा मिल्स केस 1980 सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा। दिस इज पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आगे फिर अब एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर करेंगे, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एंड पार्लियामेंट को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।